हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारा 11वीं क्लास है और इकोनॉमिक्स जो विषय है हम लोग उसको देख रहे हैं। और 11वीं क्लास के अंतर्गत आपको ऐसा पता है कि हमारा जो चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। हम अब ग्रामीण विकास के अंतर्गत कौन कौन सी आधारिक संरचना की आवश्यकता होती है, किन किन आपका चीज़ों की बेसिक हमको आवश्यकता होती है, उन सभी की बात हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से अपना अच्छे से आपका प्रारंभ कर चुके हैं। मेनली हम बात कर रहे थे साख और नियंत्रण जो आपका विपणन है। हम देख पा रहे थे कल के लेक्चर के अंतर्गत कि गांव में जो होता है मुख्य रूप से अगर आप वहाँ समझेंगे पूरे पैटर्न को तो आपको समझ आएगा कि आपका पौधा रोपाई से लेकर जो फसल आपकी कटती है उसके बेचने तक बहुत लंबा समय आपको ट्रैवल करना पड़ता है। लगभग किसी फसल के लिए 4 से 6 महीना। और किसान को बुआई करने के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, खाद बीज के लिए, विवाह, शादी इत्यादि के लिए उसके ऋण की आवश्यकता होती है। वो ऋण बैंकों के माध्यम से जब आपका प्राप्त नहीं होता तो वह साहूकार, आपके जमींदार, बड़े व्यापारियों से वो ऋण लेते हैं और अंतिम रूप से वो उसमें फंस कर रह जाते हैं और पूरे जीवन चक्र में उसके जो है ब्याज चक्र में आपका रहते हैं और उसको ब्याज को नहीं चुका पाते। तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए जिन जिन मुख्य आधारिक जो आपकी चीजें हैं उन पर काम किया है, उन पर बात कर रहे हैं। और उसी में हम लोग देख रहे थे आपका शाख। शाख का मतलब है ऋण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हम किस तरह से ऋण व्यवस्था करें ताकि हम जो आपकी ग्रामीण जो आपका परिवेश है, जो आपकी चीजें हैं, हम उनको बहुत अच्छे से आपका डेवलप कर सकें और हम लोग आप ग्रामीण विकास कर सकें। तो ये जो हमारा अपना चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका बेस रहेगा साख और आपका विपणन पर। क्लियर है? इसी पर आधारित हमारा चैप्टर चलेगा। यही जो हमारा आपका बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा हम यहाँ तक जो था अपना अंतिम हम लोग अपना कर चुके थे, लेकिन हम इसके साथ वापस अपने पुनः चलते हैं और हम लोग आपका देखते हैं कि हमने कल के लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ों पर हम लोगों ने आपकी बात की। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कल लेक्चर आपका रिवीजन नहीं किया होगा, आपका क्लास में नहीं रहे होंगे, तो उन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हमने चैप्टर का परिचय पढ़ा, हमने चुनौतियों को स्वीकार किया, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से विचार थे, कितनी जनसंख्या है, कहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है, उस स्थिति को पढ़ा। फिर हमने आपका बात की थी कि ग्रामीण विकास क्या है, हम उसको आपका बात कर रहे थे क्या मतलब है ग्रामीण विकास से और क्या क्या चीजें होनी चाहिए ग्रामीण विकास के लिए। तो हमने उसमें कुछ सम्मिलित जो आपके पॉइंट थे, कुछ बिंदु थे, उन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने एक एक करके हम लोगों ने उस पर बात की और हमने देखा और इसके अर्थों को हमने जानने का प्रयास किया कि क्या कैसे चीजें हैं और किन किन चीजों के आधार पर आप कहेंगे कि ये बेसिक आधारिक आपकी चीजें हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक। और हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन कि साख मतलब आपका कृषि ऋण हम आपका किस प्रकार से आपका प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या उसकी स्थिति है, कितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, योगदान दे रहा है और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहाँ कहाँ खर्च होता है और वो उस खर्च की व्यवस्था जब उनका उत्पादन नहीं होता तो वो कहाँ से करते हैं। इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर रहे थे। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि सरकार अब क्या चाहती है कि गांव क्षेत्र का विकास हो, तो उसी के लिए उन्होंने 1982 में, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कराई। ठीक, इतना हम लोग इसमें आपका समझ चुके थे। अब ये जो बैंक बनी थी नाबार्ड, क्लियर है, राष्ट्रीय आपका कृषि और ग्रामीण बैंक, इस बैंक का काम था कि हम जो भी आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसमें व्यवस्था बनाएं और आपका समन्वय आपके स्थापित करें और उनके लिए एक शीर्ष नेतृत्व वाली आपकी संस्था हमने बना दी थी जिसको हमने कहा आपका नाबार्ड। अब आगे हरित क्रांति ने अभी ग्रामीण शाख तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। कह रहे गांव में अगर आप देखेंगे जब हरित क्रांति आपकी आई थी, जब
तो आपका रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन आपको रेवोल्यूशन में दो ही चीज ऐसी थी जो आपको ऋण प्रोवाइड करा रही थी, ग्रामीण सहायता करा रही थी और भूमि विकास बैंक होती है बच्चों। आपको नहीं पता होगा शायद, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके माता पिता हैं वो अच्छी तरह, दादा दादी हैं, वो जानते होंगे कि भूमि विकास बैंक भी क्या करती थी, आपका ऋण प्रोवाइड कराती थी। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की आपूर्ति करना चाहती हैं। और कैसा ब्याज मिलता है इनसे? सस्ती दरों पर। कितने पर? सस्ती दरों पर क्या करती हैं? ब्याज की आपूर्ति कराती हैं। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए, अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जब वहाँ ऋण व्यवस्था बनाई जाती है, इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ त्रुटि रह जाती हैं। उन आपके त्रुटियों को दूर करते हुए, उन सारी कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह, ये बड़ा भाई, बड़ो बच्चों, हमारे यहाँ पहाड़ में, उत्तराखंड में बड़ा फेमस है स्वयं सहायता समूह। गांव की महिलाएं इसे जो आपका मिलकर चलाती हैं। आप इसको बहुत व्यापक रूप से, मैं आपको किस दिन आपको इंडिविजुअल रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्वयं सहायता समूह है क्या और किस प्रकार से काम कर रहे हैं आजकल हमारे देश और हमारे राज्य में, और किस तरह से महिलाओं में, खास करके महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो उनकी कैसे आर्थिक सामाजिक स्थिति में आपका बदलाव आया है और किस प्रकार से रोजगार का एक नया प्रयोजन हमारे सामने खड़ा है। इन सब चीजों से बात करें, फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं अपने चैप्टर में। तो स्वयं सहायता समूह का भी अग्रणीय साख व्यवस्था में दुष्प्रभाव हुआ है। कैसा रहा है? मतलब जितना इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं दिखा, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण समाज व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया। अब क्या कर दिया उसने कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ये जो आपकी आपकी ग्रामीण समाज जो व्यवस्था है और जो बहुत बड़ा आपका तंत्र है, उसमें कोई आपका सूत्रपात नहीं किया, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की है। कैसे प्रदान की है? उसमें जो चीजें हैं आपका विविधता वाली, वो सब उसने आपके प्रदान की है। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थाएं, जैसे व्यापारिक बैंकें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको आरआरबी यानी कि सहकारी तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह से समन्वित साबित हुई हैं। कैसी हुई हैं आपके बच्चों? पूरी तरह से जो सहायता है वो आपकी समन्वित हुई है। ये सारी चीजें हैं जो हमको, ये चीजें आपकी देखने के लिए इस लेक्चर के अंतर्गत आपका मिली हैं। चूंकि इसके लिए ऋणधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवार का एक बड़ा अनुपात इसमें अपने आप वंचित रह गया। कैसा रह गया? इसमें एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा था बाप ग्रामीण परिवार का जो अब बहुत बड़े रूप में आपका इसका वंचित रह गया। प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्यय की भावना को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? आपके जो मितव्यय है, उस मितव्यय की जो भावना है, उस भावना को आपका बढ़ाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, कि आपका किस प्रकार से ये आपकी चीजें हो रही हैं, कैसे हम इनको करना है, ये क्या सब चीजें हैं, ये हमको बहुत बड़ी आपका देखने वाली है कि कैसे क्या चीज हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से मितव्यय को बढ़ा रही है और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जो ऋण की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है। ठीक, ये आपको देखना है। अब देखिए थोड़ा इसी में हम लोग आपका समझते हैं। इस प्रकार एकत्र राशि से जरूरतमंदों सदस्य को ऋण दिया जाएगा। अब हो क्या, जो जितनी भी राशि इकट्ठा होगी, देखिए नाबार्ड में क्या होता है, जो बैंकों के लिए स्पेशल वहाँ सरकार अपना बजट निकालती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, लोगों के लिए ऋण जो आपका प्रोवाइड कराती है। ठीक, अब क्या करेंगी कि उस राशि को सारे इकट्ठा करेंगी और जिन लोगों को जरूरत है ऋण की, उन मेंबरों को ऋण दिया जाएगा। उस ऋण की राशि छोटी छोटी यानी कि आसान किस्तों में लौटाई जाएगी। अब आपने ऋण ले लिया, आपने ब्याज ले लिया, अगर आपको ऋण लेना है तो उस ऋण लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो उस ऋण के लिए आपका सिंपल है कि आप क्या करें, उस ऋण की छोटी जो आसान किस्त बन सकती है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लिया है ऋण या 20,000, 50,000, ऐसा नहीं कि आपको एक मुश्तैद जमा करना है। आप 5-5 का, 2-2 हजार का, आप 1-1 हजार तरह से उसको ऋण चुका सकते हैं।
तो कितनी अच्छी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ब्याज की दर भी उचित रखी जाएगी, यानी कि जिस रेट से आपको ब्याज मिलेगा वो भी उचित होगी। ऐसा नहीं कि 9%, 12%, 18%, ऐसा होगा 1%, 2% के हिसाब से। ठीक। मई 2019 तक 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य बनी है, यानी कि 54 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। उन स्वयं सहायता समूह में लगभग 6 करोड़ महिला भारत की मेंबर बनी है। लगभग 10 से 15 हजार रुपये प्रति एसएचजी और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपए प्रति एसएचजी की परिनिधि के रूप में सामुदायिक निवेश कोष का आपका सर्जन हुआ है। देखिए, प्रत्येक महिला की अगर हम लोग बात करें 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं, और जो अगर पूरा टोटल बात करें तो 2.5 लाख तक उनका आराम से बैठ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखिए। इसके फलस्वरूप आय सर्जन हेतु महिला सदस्य रोजगार को अपना सकती हैं, और कह रहे कि इसके फलस्वरूप जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट ये है कि जो महिलाएं हैं वो अपना जो स्वरोजगार है वो उसको अपना सकती हैं। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों? इस प्रकार की जो आपकी चीजें हैं, हम उन चीजों को क्या कह रहे हैं बच्चों? आपको ध्यान देना है, वो है अति, ध्यान दीजिए, अति लघु साख कार्यक्रम। ठीक, इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह ने, कह रहे जो हमारे स्वयं सहायता समूह बने हैं जिनको महिलाएं चला रही हैं, ठीक, महिलाओं की सशक्तिकरण में सहायता है, और उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए एक उनकी सहायता होगी कि जो आप स्वयं सहायता वाले ग्रुप हैं। देखिए, गांव में जो महिलाएं हैं कुछ अचार बनाती हैं, कुछ पापड़ बना रही हैं, कुछ लोकल उत्पाद बना रही हैं, कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल जो आपकी चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, दाल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी करके वहाँ उनको बना रही हैं। तो उनके लिए अपना सेटअप करने के लिए अगर उनको ऋण की आवश्यकता है, इस तरह के प्रोग्राम में वो हेल्प करेंगी ताकि वो सशक्त हो सके। सशक्त का मतलब क्या है? आर्थिक और सामाजिक रूप और साथ ही में राजनीतिक रूप से आपको सशक्त हो। क्लियर है? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सशक्त करना। अगर आर्थिक होंगे तो आपका सामाजिक और राजनीतिक आपका सशक्त होना तय है। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। कैसे की है बच्चों? महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। इन ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी ना किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। अब बच्चों देखिए, कह रहे जो आपके ऋण सुविधाएं हैं, अगर आप इन ऋण सुविधाओं को देखो तो कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी आपके प्रकार से इन ऋण सुविधा का जो उपयोग है वो आपका क्या है, वो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोगों को देखने के लिए वो आपका मिल ही रहा है। आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अगला पढ़िए, थोड़ा इसी में है आपका ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। कह रहे जो ग्रामीण बैंक है, उस ग्रामीण बैंक को आप देखेंगे एक आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक, कैसे मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को समझते हैं। देखिए, बैंकिंग व्यवस्था में त्वरित प्रसार का ग्रामीण विकास। कितना बच्चों? त्वरित प्रसार का, कि आप जो हैं कि जो गांव में आपकी जो बैंकिंग फैसिलिटी आपकी आ रही हैं, ठीक, उसका एक हम लोग क्या करेंगे, आलोचना करते हुए जिसकी कमी है, हम उन सब चीज को देखते हुए हम उनका मूल्यांकन करेंगे। जैसे बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है? इसमें आय पर और उत्पादन पर और रोजगार में क्या रहा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि आपका प्रभाव रहा है। ठीक है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवा सुविधा देने और उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इनकी सहायता दी गई है। क्या किया गया है? इन सब चीजों को देखते हुए अनेक प्रकार का उत्पादन है, अनेक प्रकार की आपकी चीजें हैं और अनेक प्रकार की सहायता है जो उनके दी गई हैं। अब तो अकाल बीते हुए की बात हो गई है, हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि
हमारे अपने सुरक्षित भंडारी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं। कह रहे कि पहले ऐसा टाइम था कि जब आपका क्या होता था बच्चों, अकाल पड़ते थे और एक बहुत लंबे युग में समय की हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो बड़ा लंबा अकाल होता था, कोई फसल उत्पादन नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संकट हमारे सामने खड़े होते थे। तो अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है, हम उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। भंडारण में हमारा प्रिजर्वेशन इतना तकड़ा है कि हमारे पास किसी चीज की आपकी कमी ही नहीं है, हर चीज से हमारे पास पर्याप्त है। किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। कह रहे जिस हिसाब की हम लोग बैंकिंग प्रणाली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो, उस प्रकार की हम लोगों को जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अभी हमारे को नहीं मिली है। यानी कि जिस लेवल का हम लोग बैंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, हर एक पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ऋण सुविधा उपलब्ध हो, उसको अपने वर्किंग करने के रूप में नया सेटअप स्थापित कर सके, उसको ऋण दे सकें, ऐसी चीजें अभी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो अभी हमसे दूर हैं, जिनको हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको उस बैंकिंग तंत्र में लेके आए। देखिए, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जनधन एक आपकी योजना चली थी, तो आप अनएक्सपेक्टेड होंगे कि कितने भारत में लोग आज भी ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। देखिए, कम से कम आप बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेंगे कैसे? देखिए, है तो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं आलोचनात्मक, लेकिन अगर हम एक बात करें, हम जब तक बैंक का फायदा नहीं उठा सकते हैं कि जब तक बैंक से हम ना जुड़े, तो हमको उनसे जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम बैंक के बहुत सारे से बेनिफिट है जो हमको पता ही नहीं, हम जानकारी नहीं होती है उनकी। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। देखिए, संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई। अब कह रहे कि जिस तरह से अगर आप जो बैंकें हैं, कमर्शियल बैंकें हैं खास कर जैसे एसबीआई है, आपका पीएनबी है, और ये जो एचडीएफसी वगैरह है और आईसीआई वगैरह बैंकें हैं, अगर मैं इनका नाम लूँ, ये क्या करती हैं? जमा, यानी कि पैसे को रखती हैं, जमा स्वीकार करती हैं, और उसके बाद प्रवाह की संस्कृति, उसको फ्लो, यानी कि आप वो पैसा कर लेती हैं और फिर वो ब्याज पर आपका डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये संस्कृति आपका कौन विकसित नहीं कर पाई? ये जो बैंकें थी। ना ही ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाई। और सबसे बड़ी बात है कि इन बैंकों की ये कमी रही, जो आपके भूमि विकास बैंक थी या फिर जो आपके नाबार्ड बनी, आरआरबी बनी, जो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, इनकी कमी ये रही कि जिन लोगों को ऋण चाहिए था, ये आपका उन लोगों को भी आपका ऋण नहीं चुका पाई। ठीक, क्या नहीं कर पाई? उनको आपका ऋण नहीं चुका पाई जिनको ऋण चाहिए था। ठीक, और ना ही इनकी कोई आपका प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बनाई, और कुछ ऐसा भी नहीं कर पाए कि जो ऋण इन्होंने दिया है ये उसको वापस वसूल पाए। ना तो जो पैसा जमा हुआ, ना उसको आपका फेलो के रूप में और प्रभावित करके पैसा सर्जित कर पाए, यानी कि पैसा से ना पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने ना ही अच्छे से बांट पाए और ना ही अच्छे से आपका वसूल पाए। कृषि ऋणों की वसूली ना होने पाने की समस्या बहुत गंभीर है, और कह रहे कि जो हमने कृषि के लिए जो आपका ऋण दिया था वो ऋण वसूल ना हो पाया। इससे क्या हुआ? आपकी बहुत जो गंभीर समस्या है वो हो गई। ठीक, ये आपको देखना है। कृषि ऋण का भुगतान ना कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कैसा हुआ कि जो आपका कृषि ऋण है उसमें आपकी वृद्धि ना हो पाई, और जो आपके भुगतान ना कर पाने वालों की जो क्या है वो आपकी संख्या लगातार बढ़ती चलेगी। यानी कि ऋण जो आपके लोग ले रहे थे उनका नंबर्स बढ़ रहा था, लेकिन ऋण जो था एग्रीकल्चर के जो बनाया गया था उसका भुगतान नहीं हो रहा था। यानी कि बैंकों की रिकवरी रेट बहुत कम था, ऐसे समझिए। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे? अब हमारे साथ प्रश्न भी है कि ऐसा क्या हुआ कि जो आपके किसान हैं वो कृषि ऋण को भुगतान करने में आपका असफल क्यों रहे? अब देखिए, अगर बैंकों का ऋण है, अगर कोई किसान नहीं दे पाया, उसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा, उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे रीजन रहे जिनके तहत वो आपका ऋण नहीं जमा कर पाए। देखिए कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार करते रहे। क्या करते रहे? इनकार।
इसका क्या कारण हो सकता है कि ऋण जैसे किसान बैंक उनके पास गई कि आप हमको ऋण दीजिए, तो वहाँ किसान ने मना कर दिया कि हमारे पास अपना पैसा नहीं है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है कि आपके पास आपका पैसा नहीं है? उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ कारण हैं। उन कारणों का आइए हम लोग आपका जानते हैं। इसके लिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रयास एवं उन्नति में कमी आई। अब क्या हुआ कि इनका आपके जितना प्रसार होना था, जितनी बढ़ना था, जितना उसकी उन्नति या विकास होना था, उसमें कमी आ गई। क्या आ गई बच्चों? उसमें कमी आ गई। स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत थी। और क्या जरूरत थी कि जो बैंकिंग है, उन बैंकिंग व्यवस्थाओं की जितनी भी उनकी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में क्या करना है उन्हें? आपके बदलाव की आवश्यकता है। क्या करें? उन बदलाव को महसूस करें, बदलाव की जरूरत को महसूस करें, ताकि वे केवल ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का काम कर सकें। अब देखिए, बैंकिंग को कैसा बन के काम करना है कि ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का काम, सेतु मतलब पुल की तरह काम कर सकें, ब्रिज की तरह, कि जो आपको ऋण ले रहा है आसानी से उसको ऋण मिल जाए और बैंक का ऋण आसानी से आपका चुक जाए। इस तरह का उनको बात काम करना था। उन्हें किसानों की मितव्ययता के बारे में बताना चाहिए कि कौन कौन सी मितव्ययता है, किन चीज़ों में कमी है, उन सबको आपको बताना चाहिए, जिससे कि वे अपने वित्तीय स्रोत का कुशलतम प्रयोग कर सकें और जिससे क्या हो, जिनके पास आपका वित्त आया है उसका बहुत अच्छे से आपका प्रयोग कर सकें। उनकी ऐसी कोशिश थी। ठीक, तो ये तो कृषि ऋण व्यवस्था की बात करें तो कहाँ किस तरह से आपकी चीजें होनी चाहिए थी, किस तरह से आपका ये सारी ये चीज हो ताकि हम लोग इनका विकास कर सकें। वैसे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश आप मुझसे अच्छा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसके बीच रह रहे हैं, आप हर एक चीज को महसूस करते हैं, उनको सोचते विचारते हैं, आपके सामने बहुत स्थिति परिस्थिति पारिवारिक रूप से आती होंगी। अगर हमारे यहाँ ग्रामीण व्यवस्था अच्छी हो जाए, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, तो मान लीजिए अगर आपको 1000, 2000 रुपये, 5000 की आवश्यकता है, चाहे आपका एडमिशन कराना हो, फसल के लिए बीज लाना हो, खाद बीज की आवश्यक, सिंचाई के संसाधन करने हैं या फिर कोई यंत्र खरीदना है, अगर उसके लिए 5-10 हजार बैंक से आपका लोन मिल जाए, मान लीजिए 1 या 2% पर हो, ठीक, तो 1-2% के हिसाब से भी अगर आप लेते हो, अगर आपने 100 रुपये लिए तो 1 महीने का आपका 2 रुपये हो गया, 102 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे अगर 1000 लेते हो तो उस तरह से नंबर आपका 10 रुपये 20 रुपये में आपका बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी व्यवस्था है। फिर लोगों को साहूकारों से, अपने रिश्तेदारों से, जमींदारों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से ऋण नहीं लेना पड़ेगा। वो लोग कितने महंगा देते थे, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए, वो कह देंगे आपने जो 100 रुपये लिया है बीज के लिए, अगर आपने 1 महीने में लौटाया तो आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे, 120 देना पड़ेगा, और आप 2 महीने के बाद लौटाए तो आपको इतने देने पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आदमी 100 रुपये में तो समझिए इतना लिया, और वो अगर गलती से 2-4 हजार रुपए ले ले, 10-5, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है और उसको चुका नहीं पाता और उसी में फंस जाता है। तो इसलिए सरकार की कोशिश रहे कि आदमी ग्रामीण व्यवस्था का जो व्यक्ति है वो इस जो आपका ऋण का कुचक्र है इसमें ना फंसे, और क्या हो कि वो आपका बच्चों बिल्कुल प्रॉपर उसे बैंक की व्यवस्था की जो सारी चीजें हैं, जो सुविधाएं, वो उसको मिल सकें, वो उसको प्राप्त कर सकें। ऐसी सरकार की आपका कोशिश रहती है। आइए हम थोड़ा सा, एक बॉक्स है 6.1, ये आपका पढ़ते हुए छूट गया था जब हम लोग स्वयं सहायता समूह के विषय में आपका पढ़ रहे थे कि बड़ा ही आपका पॉपुलर हो रहा है स्वयं सहायता समूह। देखिए, निर्धन महिलाओं का बैंक, किसका बच्चों? निर्धन, निर्धन मतलब गरीब महिलाओं का बैंक। केरल प्रांत में, आपका केरल जो आपका राज्य है, महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आपका कुटुंबश्री। 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई। यानी कि एक कार्यक्रम था कुटुंबश्री, और क्या था बच्चों? 1995 में इसका प्रारंभ हुआ।
सरकारी जो आपकी सेविंग होती है, आप बैंक में रखो, कुछ बैंक आपको पैसा देती है, पोस्ट ऑफिस में कुछ आप डिपॉजिट करो तो उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो क्या मिला? अब देखिए स्थापना की गई। इस बचत एवं साख सोसाइटी ने छोटी छोटी वस्तुओं को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि इकट्ठा कर ली। बच्चों कितना कर लिया? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। अब इसे सदस्य संख्या और संगठन बचत के आधार पर एशिया का विशालतम औपचारिक बैंक माना जाता है। क्या मानते हैं इसको हम? अगर आप इसको देखें कि अगर हम लोग आपका सदस्य संख्या के आधार पर जितने लोग इसके मेंबर हैं, अगर हम लोग इसके मेंबरों की बात करें तो इस मेंबर के आधार पर अगर हम देखें कि अब सदस्य संख्या और संगठन की बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक अनऑफिशियली बैंक माना जाता है कुटुंबश्री। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ऐसा इसका स्रोत भी आपको दिया है कि www. आपका कुटुंबश्री.com पर आप सभी इस संस्था की वेबसाइट के द्वारा प्रारंभ उठाए अनेक कदमों की जानकारी पा सकते हैं। क्या आप उन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करें और अपनी कक्षा में आप चर्चा करें। ये सारी चीज इसमें है, वो आपकी दी गई है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए आप इसको ध्यान रखें। और हम ऋण व्यवस्था को पढ़ चुके हैं कि हमें किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण व्यवस्था करनी है। अब हम बात करेंगे विपणन की, यानी कि कृषि विपणन व्यवस्था। विपणन का मतलब होता है बाजार, मार्केट, मंडी, उसकी व्यवस्था वो क्या है, कैसी है, इसको हम देखें। तो बच्चों, जो हमारी साख व्यवस्था थी, जो आपकी ऋण व्यवस्था थी, उसको हम देखें। हम बात करेंगे आपका विपणन व्यवस्था की कि हमारी विपणन व्यवस्था क्या है, आपकी कृषि विपणन व्यवस्था। इन सब की बात हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम किस तरह से मंडियों का अच्छे से उपयोग कर हम फसलों को आपको उच्च दामों पर आपका बेच सकते हैं, कि कैसे हम रिजर्व कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाकर, भंडारण बनाकर। इन सारे व्यवस्थाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को लेक्चर समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन हम तक बच्चों अपना पहुंचा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को अच्छे से स्वस्थ रखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।